हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ईस्ट कालीमंडन को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था भाषणचार आइलैंड को लेकर के। तो भाषणचार आइलैंड को अगर हम मैप में व्यू करें, जो भाषणचार आइलैंड है इसका मीनिंग है फ्लोटिंग आइलैंड। भाषणचार आइलैंड का फॉर्मेशन लगभग 20 ईयर्स अगो हिमालयन सिल्ट से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इस आइलैंड का यूज़ किया जा रहा है कि जो रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज़ के रूप में अदर कंट्रीज़ में एंटर कर रहे हैं उनको परमानेंट तरीके से सेटल यहाँ पर किया जा सके। और इसी की वजह से जो भाषणचार आइलैंड है वो न्यूज़ में रहा। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है हमारे इंडिया की जो मेन बैडमिंटन टीम है, उन्होंने थॉमस कप का 2022 का जो एडिशन है उसको जीता है इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके। थॉमस कप से रिलेटेड अगर हम बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करें तो 1948 से 1949 के टाइम में इसको स्टार्ट किया गया था। और स्टार्टिंग टाइम में इस थॉमस कप में ये डिसीजन लिया गया था कि 3 साल में एक बार ये थॉमस कप करवाया जाएगा, लेकिन 1982 में इसको चेंज कर दिया गया और थॉमस कप को हर 2 साल में कंडक्ट करवाया जाने लगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम के आंकड़ों को डिस्कस करें तो इंडोनेशिया ऐसा कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा बार थॉमस कप का जो एडिशन है उसको जीता है 14 टाइम्स। ओके, आप सभी को पता है कि ये हमारे इंडिया की बैडमिंटन टीम है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को और यहाँ पर इंडोनेशिया को डिफीट करके ये लोग जीत करके आए हैं। ओके, तो इंडिया के लिए काफ़ी मेमोरेबल मूवमेंट है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है त्रिपुरा स्टेट को लेकर के। आप सभी को पता है त्रिपुरा में कुछ पॉलिटिकल यहाँ पर इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। वहाँ के जो सीएम हैं उनको हटा करके जो नए सीएम हैं उनको अपॉइंट किया गया है। मानिक साहा वहाँ के नए सीएम होंगे और उन्होंने चार्ज भी ले लिया है। अब जल्द ही वो अपने अकॉर्डिंग जो अपनी कैबिनेट है उसको भी डिसाइड करेंगे। कल चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो सीएम की पोस्ट से रिलेटेड हैं, उन सभी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो कल का वीडियो आप जाकर के एक बार व्यू कर सकते हो द हिंदू का, जिसमें सारे बेसिक फैक्ट्स हमने क्लियर किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और उसका अगर हम बेसिक फाउंडेशन देखें तो बेसिक इशू ये है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन। कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि फिनलैंड और जो स्वीडन कंट्री है उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को जल्द ही ज्वाइन करेंगे। तो आज इस आर्टिकल से रिलेटेड पेज नंबर 8 या 9 पर भी अच्छे से व्यू कर रखा है, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारा एडिटोरियल पेज है वहाँ पर भी इसके बारे में आया है। तो यहाँ पर जो फिनलैंड कंट्री है उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो मेंबर बनेंगे ही। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर देखो, दिल्ली में कुछ फायर ट्रेजेडी देखने को मिली जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग ओनर हैं उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। जब उनसे बेसिक बात की गई तो बहुत सारे बेसिक पेपर्स जो हैं वो उनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इस आर्टिकल से ये जो इशू क्रिएट हुआ, इससे हमें ये लगता है कि हमारा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के जो बेसिक प्रोविज़न है, किसी भी एरिया को किसी भी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे बेसिक प्रोविज़न है उनको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, लेकिन उन रूल्स एंड रेगुलेशन का बेसिक प्रोविज़न पर अगर हम देखें, बेसिक ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसका टाइम टू टाइम हमें एग्जामिन करने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती रही लेकिन अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया तो जो चेंज है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है वो कांग्रेस से रिलेटेड है।
कांग्रेस का आप सभी को पता है उदयपुर में, राजस्थान का जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उनका चिंतन शिविर चल रहा है, जिसमें वो अपने आप को रिवाइवल करके दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को पता है बहुत कम स्टेट में उनका रिप्रेजेंटेशन बचा है और सेंट्रल लेवल पर भी अगर हम देखें तो उनकी बहुत कम सीट हैं। तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसमें अपने आप को किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे, इसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया। बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डिसाइड किया गया कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर रिवाइवल करेगी कांग्रेस अपने आप को। नेक्स्ट यहाँ पर स्टडी है कोविड को लेकर के। तो एमपी में एक स्टडी हुई है और उसमें देखने को मिला है कि कोविड की वजह से लास्ट ईयर जो चिल्ड्रन इफेक्ट हुए थे उनमें अब हेपेटाइटिस जो है वो डिजीज़ के यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो हेपेटाइटिस जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल पेज पर, अभी हमने फ्रंट पेज पर जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इशू को डिस्कस किया उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर बीजेपी को लेकर के अभी त्रिपुरा में जो चेंज देखने को मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। पॉलिटिकल बातें हैं, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन, ये आर्टिकल रिलेटेड है। देखो, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ उसमें बेसिक फाउंडेशन सभी को पता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन। ओके, यूक्रेन ने ज्वाइन करना चाहा था नाटो ऑर्गेनाइजेशन को, रशिया चाहता नहीं था कि यूक्रेन जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे और इसी के बेसिस पर यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई थी। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड और जो स्वीडन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो जाकर के क्या करेंगे, नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन की जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में बताया गया है कि देखो, स्वीडन तो लास्ट 20 ईयर से किसी भी कंट्री के साथ में कोई मिलिट्री अलायंस उनका नहीं है, वो पीसफुल तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ था, जो फिनलैंड कंट्री है उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल स्टेज में एस्टेब्लिश कर लिया था। फिर इन कंट्रीज़ को किस तरीके से ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है कि वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके सपोर्ट में आकर के खड़ा हो सके। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक इसलिए किया था, ये मेजर रीजन ये था कि अटैक किया जाएगा तो इस फियर से जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंशन है वो रोका जाएगा। लेकिन जो वॉर है उसका नतीजा तो ये रहा, उसका रिजल्ट तो ये रहा कि अदर कंट्रीज़ ने नाटो ऑर्गेनाइजेशन जोड़ने की बात कर ली। तो यहाँ पर रशिया के लिए एक एडवाइस दी गई है इस आर्टिकल में कि रशिया को जल्द से जल्द जो है वो वॉर को ख़त्म करके यहाँ पर डिस्कशन का जो रास्ता है वे जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जानी चाहिए कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन नहीं होगा और ये जो इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर सेडिशन जो लॉ है, सेडिशन जो एक्ट है 124A जो सेक्शन है आईपीसी का, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात बताई गई है कि जो भी इशू प्रेजेंट टाइम में चल रहा है और जो डिस्कशन चल रहा है, हमने ये देखा कि हमारे जो सीजीआई है उन्होंने भी बोला था कि सेक्शन 124A को रिप्लेस किया जाना चाहिए। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि कॉलोनियल एरा के जो भी आर्किक लॉज हैं उनको चेंज किया जाएगा प्रेजेंट टाइम की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि इससे क्या मिलेगा, एक प्रोविजनल रिलीफ देने की आप कोशिश करोगे कि जो प्रॉब्लम है। देखो, जब शुरुआत में जब ये सेक्शन 124A को जब इंसर्ट किया गया था तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि गवर्नमेंट के लिए डिसअफेक्शन अगर आप में है तो 1860 में आईपीसी लाया गया, फिर 1870 में उसमें जो सेडिशन लॉ है जो है सेक्शन 124A जो है उसको इंसर्ट किया गया और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, जो भी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में अगर कोई इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं तो उनको एक तरीके से रोका जा सके सेडिशन लॉ का यूज़ करते हुए। अब जैसे ही इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की तो हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, जुडिशरी हैं, उन्होंने बार बार इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया है। लेकिन 1962 का जो केदारनाथ केस था उसमें इसको वैलिड क्रिएट किया गया, इसको रेगुलर रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश एरा के टाइम में, जो कॉलोनियल एरा के टाइम में जो डिसअफेक्शन विद गवर्नमेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो प्रेजेंट टाइम में जो इस सेक्शन 124A का जो यूज़ किया जा रहा है वो ही तरीका है।
मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ में अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया गया तो वहाँ पर सेक्शन 124A का यूज़ कर दिया जाता है। तो इस आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि यहाँ पर इसमें कुछ चेंज होने चाहिए, या तो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग चेंज हो, और चेंज भी होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कंप्लीट रिप्लेसमेंट, क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हमें मेंटेन करने के लिए इस तरीके के कुछ लॉज की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। आपकी जो फ्रीडम है उसको लेकर के रिस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं आने चाहिए। ओके, मेजर जो ऑब्जेक्टिव है कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, पीस, स्टेबिलिटी, इनको मेजर प्रोविजन रखा जाना चाहिए कि कंट्री के ऊपर अगर बात आए तब जा कर के इनका यूज़ किया जाए, ना कि गवर्नमेंट अपने बचाव के लिए हमेशा जो सेक्शन 124A का यूज़ करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो मैरिटल रेप है उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आता है। तो इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उनका मीनिंग ये है कि ये जो भी इशू देखने को मिला कि एक ही पॉइंट को लेकर के दो जजेस ने अपनी अपनी बात रखी, तो वो जो दोनों बातें हैं उनको जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन की तरफ देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर आज जाएंगे कहाँ की विजिट पर, नेपाल की विजिट पर। बेसिक चीज़ क्या है, लुम्बिनी की विजिट पर जाएंगे। गौतम बुद्ध का वहाँ पर जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वहाँ पर जाकर के वो कुछ सेलिब्रेशन किया जाएगा। हालांकि कुछ टाइम के लिए ही वहाँ पर उनकी विजिट रहेगी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड आर्टिकल में बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स जो हमारे हिस्ट्री में भी, एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2 पॉइंट पर आप इस विजिट को देख सकते हो। एक तो हम गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं उन सभी को हम आपस में रिलेट करके कनेक्टिविटी देने की इंडिया कोशिश कर रहा है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बोलना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी इंडिया की ये विजिट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजिट हो सकती है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो टाइम के साथ में नेपाल पर बढ़ता जा रहा है। उस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो विजिट कर रहे हैं, और हम उस जो इशू है उसको बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं। बैलेंस हम कर सकते हैं कि हमारे जो भी हिस्टोरिकल, जो भी हमारे अगर हम देखें कल्चरल बेसिस पर जो भी पॉइंट्स जो हमें एक साथ बनाते हैं, सिमिलर बनाते हैं, उन सारे पॉइंट्स को इंडिया जो है वो कनेक्टिंग देने की कोशिश कर रहा है। इंडिया जो है वो बुद्धिज़्म सर्किट जो इंडिया ने डेवलप किया है, इसमें नेपाल का जो कुछ पॉइंट, जैसे लुम्बिनी नेपाल का पॉइंट है जहाँ पर जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो इन सभी को कनेक्ट करके बुद्धिज़्म सर्किट बनाएगा। इससे ना सिर्फ टूरिज्म इंक्रीज होगा बल्कि पर्सन टू पर्सन जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया और नेपाल में वो दोबारा से रीएस्टेब्लिश हो पाए। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर जो लुम्बिनी की विजिट है, तो लुम्बिनी जहाँ पर जन्म हुआ था ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है ना वो पेज नंबर 8 पर, वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन जो फिनलैंड में देखने को मिलेगा उसी को लेकर के है, कि फिनलैंड ने जो डिक्लेरेशन किया है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल में। इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाटो ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था 1949 में, और इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर हम डिस्कस करें तो 28 कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और 2 कंट्री हैं कनाडा और यूएस जो हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। ओके, इसका एक्सपेंशन इसलिए किया गया था 1949 के टाइम में कि जो रशिया है, जिसको पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, उसको क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके। मतलब यूएसए को ये लगता था कि रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है और रशिया जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ को अपने अंडर करके अपने आप को एक तरीके से सुपीरियर कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश कर सकता है। तो यहाँ पर यूएस ने अदर कंट्रीज़ का साथ लेकर के यूएसएसआर को रोकने की कोशिश की। और अभी आप सभी को पता है 1991 में बाइफर्केशन हो गया, जिसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो रशिया के रूप में सामने आया यूएसएसआर का। तो अभी रशिया को काउंटर करने के लिए यूएसए जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर रहा है। नाटो हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसके अलावा इसकी अलाइड कमांड ऑपरेशन का भी हेडक्वार्टर है मॉन्स बेल्जियम में। दोनों अलग अलग हैं, आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है नाटो ऑर्गेनाइजेशन का। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कि फिनलैंड, स्वीडन, इन कंट्रीज़ ने भी एक तरीके से अपनी बात रखी है, फीलिंग एक्सप्रेस की है कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो विजिट पर जा रहे हैं नेपाल में, तो वो वहाँ पर बुद्धिस्ट सेंटर वर्क को लॉन्च करेंगे ताकि
बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको लेकर के रिसर्च किया जा सके। इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो अडानी ग्रुप है उन्होंने, ये तो कोई ज़्यादा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है नहीं, रिलेशन है दो कंपनीज़ के बीच में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बने हैं राजीव कुमार। ओके, पहले ये इलेक्शन कमिश्नर थे और सुशील चंद्रा के जैसे ही उनकी टर्म कंप्लीट हुई तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उनको एलिवेट किया गया है। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टेचुरी बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेचुरी बॉडी में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो देखो, हमारे इंडिया के देवा सहायम पिल्लई जो 18th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, वो हमारे इंडिया के फर्स्ट लेमैन बने हैं जिनको पोप फ्रांसिस के द्वारा सेंट डिक्लेयर किया गया है, और उनका कैनोनाइजेशन जो सेरेमनी जो है वो वेटिकन में रखी गई है। वेटिकन सिटी आपको सभी को पता है कि कहाँ पर, इटली में एस्टेब्लिश है वेटिकन सिटी, और क्रिश्चियनिटी से इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी से सबसे ज़्यादा ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है यहाँ देखिए, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को लेकर के हमारे यहाँ पर लॉ बन चुका है इंडिया में, लेकिन फिर भी जॉब मार्केट में अगर ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग अगर जाते हैं तो उनको जो इक्वलिटी दी जानी चाहिए वो नहीं अभी उनको मिल पा रही है, मतलब अभी भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र स्टेट पुलिस फोर्स में यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर विमेन हैं, उन्होंने एक बात रखी है कि महाराष्ट्र स्टेट पुलिस फोर्स को उनका रिटन एग्ज़ाम को उन्होंने क्लियर किया है, लेकिन जो मेडिकल टेस्ट है उन्होंने उसको मैन डिक्लेयर किया है, उनकी एनाटोमिकल जो एनामलीज इन सभी को देख करके। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें बोला गया है कि देखो ये सारा प्रोसीजर उन्होंने कंप्लीट किया, जो एक एग्ज़ाम को रिक्रूट करने के लिए, एग्ज़ाम की पोस्ट को एडमिट होने के लिए, एग्ज़ाम की पोस्ट पर अपॉइंट होने के लिए जो सारा प्रोसीजर उनको कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर वही नाटो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन की बात की गई है पहला। दूसरी बात की गई है कि श्रीलंका में जो लिटे ग्रुप है वो दोबारा से अपने आप को रीग्रुप कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर श्रीलंका जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो भी लिटे ग्रुप की रीग्रुपिंग जो हो पा रही है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आप अगर हम बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो व्हाट इज़ लिटे ग्रुप। देखो जो लिटे ग्रुप है वो लगभग 1970s के टाइम में श्रीलंका में एस्टेब्लिश होने लग गया था, और एस्टेब्लिश होने का मेजर रीजन अगर हम देखें तो वहाँ पर तमिल और सिंगलीज हैं श्रीलंका में, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो उसी कन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन देने के लिए यहाँ पर जो लिटे ग्रुप है जो तमिल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लगता है कि तमिल लोगों के खिलाफ में वहाँ पर एट्रोसिटीज़ होती हैं, और उसी को काउंटर करने के लिए, उसी को जस्टिस दिलवाने के लिए ग्रुप वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है वो फिलिस्तीन एनुअल रैली टू मॉर्न इजराइल क्रिएशन। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी तरफ से कुछ एनुअल रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल का जो क्रिएशन है उसको लेकर के यहाँ पर अपना जो प्रोटेस्ट है वो शो कर सके। देखो आप सभी को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी पुराना है। थोड़े से हम बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनको लेकर के आपको एक ओवरव्यू समझ में आएगा कि ये इशू क्यों चल रहा है। देखो ये जो इजराइल वाला जो रीजन है इसको लगभग वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया। पहले ये जो एरिया है वो फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। इस एरिया में अगर हम बात करें बहुत साल पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो जूज़ लोग यहाँ पर रहते थे। फिर बाद में टाइम के साथ में जूज़ लोगों के खिलाफ में बहुत सारी एट्रोसिटी हुई। जूज़ लोग जो हैं वो यहाँ से निकल कर के अदर एरियाज़ में बस गए, और अदर एरियाज़ में भी जूज़ लोगों के खिलाफ में बहुत सारी एट्रोसिटी देखने को मिली। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में यूएन ने डिसाइड किया कि जो भी जूज़ लोग हैं उनको एक एरिया दिया जाए, सेटलमेंट उनका किया जाए। और ये जो एरिया है वो जूस कम्युनिटी के लिए, जो फिलिस्तीन वाला जो रीजन था वो जूस कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके होली श्राइन जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो डिसीजन लिया गया कि इस एरिया में एस्टेब्लिश किया जाए। ओके, अब यहाँ पर जूस लोग जो हैं वो आकर के रहना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर जूस लोग फिलिस्तीन वाले एरिया में आकर के रहने लगे,
इजराइल वाला एरिया आप समझ पा रहे हो ना कहाँ की हम बात कर रहे हैं, मेडिटेरियन सी वाले रीजन की। वहाँ पर जैसे ही जूस लोग आकर के रहने लगे, वहाँ पर जो अरब कंट्रीज़ हैं, मींस इस्लाम मेजोरिटी वाले जो कंट्रीज़ हैं, उनको इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम होने लगी। और अगर हम इजराइल वाले उस रीजन की बात करें तो वो जो रीजन है वहाँ पर जूस कम्युनिटी के भी इम्पोर्टेंट श्राइन है, जो इस्लाम कम्युनिटी है उनकी भी अल अक्सा मॉस्क्यू है, जो मक्का और मदीना के बाद में 3rd होलीएस्ट प्लेस के रूप में आती है। और जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको तो आप सभी को पता है कि जो यीशु जो है उनका वहीं पर बर्थ हुआ था, तो उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। मतलब 3 कम्युनिटी के बीच में वहाँ पर क्लैश देखने को मिलेगा। अब जूस लोग यहाँ पर आकर के रहने लगे, सेटल होने लगे, तो टाइम के साथ में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गया और उन्होंने अपने आप को इजराइल एरिया के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया। टाइम टू टाइम यहाँ पर जो जूस कम्युनिटी है मीन्स इजराइल और यहाँ पर जो अरब नेशन है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ। 2-3 वॉर हुई। तो 1967 में एक वॉर होती है जिसको 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं। उस वॉर में सीरिया, जॉर्डन और ये जो इजिप्ट, ये कंट्री जो हैं वो मिल करके कोशिश करते हैं कि इजराइल को हम काउंटर करेंगे और यहाँ से जो जूस हैं उनको मार करके भगा देंगे। ओके, लेकिन इस 6 डे वॉर में ये 3 कंट्रीज़ आपस में मिलती हैं, फिर भी इजराइल को यहाँ पर डिफीट वो नहीं कर पाते हैं। और इजराइल जो है आप सभी को पता है, गोलन हाइट्स जो सीरिया का पार्ट है, इसके अलावा वेस्ट बैंक जो जॉर्डन का पार्ट है, और गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का पार्ट था। बाद में सिनाई पेनिनसुला तो वापस दे दिया गया इजिप्ट को। इस पार्ट को इजराइल ने अपने अंडर कर दिया 1967 की वॉर में। ओके, और इसके बाद में एस्टेब्लिश हो गया यहाँ पर इजराइल अपने आप को इंडिपेंडेंट। रेगुलर यहाँ पर क्लैश देखने को मिलता है और क्लैश होने का मेजर रीज़न यही है कि यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत सारी कम्युनिटी, वो ही इंडिया की तरह अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है और सेटलमेंट को लेकर के यहाँ पर इशू बना रहता है। तो ये कुछ बेसिक प्रोविज़न जो आपको डिस्कस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।